के शो में। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक रुख इख्तियार कर गई। मुल्क में कोरोना वायरस की मुस्बत शरह 8.5% तक पहुंच गई। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 8,000 से तजावुज कर गई। सियासी जल से जारी इंसदादे कोरोना SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूं आपके साथ सफान खान। कोरोना की SOPs जिस तरीके से, मैं सिर्फ पॉलिटिकल नहीं कहूँगा, इसमें हर तरह की गैदरिंग आप देखें, अवामी लिहाज से आप देखें तो शायद अभी भी लोग जिनको तमाम अवेयरनेस है कि कोरोना वायरस के क्या खतरात हैं और किस तरह से इससे बचना है, क्या क्या इस पर SOPs हैं जिनको फॉलो करना है, बार बार मीडिया अवेयरनेस के बावजूद लोग सीरियसली नहीं ले रहे अभी तक। और इसकी वजह क्या है, ये प्रोग्राम में जानने की जरूर कोशिश करेंगे। हम जो कोरोना के वैक्सीन ट्रायल्स हैं इनके ऊपर भी आएंगे कि आखिरकार उसमें कितनी कामयाबी की उम्मीद हम रख सकते हैं और इन ट्रायल्स से क्या नतीजा निकलेगा, ये सवाल भी उठाएंगे। इसके साथ साथ कोरोना के जो लेटेस्ट नंबर्स हैं सेकेंड वेव के, वो एक बार फिर से अलार्मिंग है। 8,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं अब तक कोरोना वायरस से पूरे मुल्क में, और जो इन्फेक्शन रेट है 8.5% से ऊपर जा चुका है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आज भी एक जलसा हुआ मुल्तान में, और मैं सिर्फ अपोजिशन पे बात नहीं कर रहा, हुकूमती अगर बात करें तो उनके भी थोड़े बहुत जलसे और पॉलिटिकल गैदरिंग्स जो इस वक्त हैं वो इस वक्त हुई हैं। और हम आपको दिखाएं कि मरीम नवाज साहिबा ने आज PDM के जलसे में मुल्तान में जब खिताब किया तो उन्होंने कोरोना के बारे में एग्जैक्टली क्या अल्फाज अदा किए और हुकूमत और कोरोना वायरस का कंपैरिजन किस तरह किया, ये अल्फाज जरा सुने पहले। और ये सब के बावजूद कि हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सियासी शख्सियात कोरोना से मुतासर होकर हलाक इंतकाल कर चुकी हैं, जहां हो चुके हैं, कितने 8,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी कोरोना वायरस को लेकर सियासत की जा रही है। हम देखें इस मुल्क के अंदर। मैं आज के जलसे के फुटेज दिखा के मैं इंट्रोड्यूस कराता चलूं, डॉक्टर शाज़दी मंजूर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। एक ICU स्पेशलिस्ट हैं, पल्मोलॉजिस्ट हैं और फ्रंट पे रहे हैं कोरोना वायरस में, और कई हजार लोग इनके हाथ से शिफायाब भी हुए हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ अली मुइन नवाजिश साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, जो कि इस वक्त एज ए रिसर्चर जो उन्होंने डेटा कलेक्ट किया उस पर बात करेंगे। और डॉक्टर अताउर रहमान साहब, मारूफ साइंसदान है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप तीनों मेहमान हज़रात का शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शाज़दी मंजूर साहब ये फरमाइएगा, क्योंकि आज जलसा अगर देखा है तो जो स्टेज पर आ रहे थे कायदीन खिताब करने के लिए, तो वो खिताब के वक्त मास्क उतार देते थे, और उसके अलावा जो अवाम जितनी भी जमा थी, जितने हजार 100 जो भी आप कहें अपोजिशन दोनों के दावे, आपको लगता है कि ये कोरोना वायरस के फैलाव के अंदर आंख का, जिसे कहते हैं जल्दी पे आंख का किरदार अदा करेंगे तमाम जो चीजें हो रही हैं इस वक्त इस मुल्क में? डॉक्टर साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में बुलाने का। बहुत अहम मौजू है और हम लोग डेली अभी उससे गुज़र रहे हैं और बहुत हालात ख़राब हैं। हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है और फुल कैपेसिटी है, तो इसको देख के तो ये लग रहा है कि लोग सीरियस नहीं हैं। और जहाँ तक आपने डिस्टेंस की बात की, वहाँ तो कोई डिस्टेंस है नहीं। और हेलो, आवाज़ नहीं आ रही? डॉक्टर साहब आप कंटिन्यू करें प्लीज। आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है। आवाज़ आ रही है? अच्छा, तो लोग जो हैं वो मास्क नहीं पहन रहे, चाहे वो जलसे हों, चाहे वो किसी शादी की तकरीब हो या कोई ऐसा इवेंट हो, लोग उसमें जा रहे हैं, बाज़ारों में घूम रहे हैं। तो ये एक बहुत सीरियस इशू है जी। लोग इसको नहीं समझ रहे, मतलब हम शहरी वो नहीं समझ रहे, सियासतदान नहीं समझ रहे, मतलब कोई इसमें सीरियसनेस हमारी इस मौजू पे कोई भी नहीं है। तो ये इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है और ये बहुत ख़तरनाक होती चली जा रही है। और जैसे हम अपने प्रोग्राम्स में कह
कह रहे थे, हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, सब कुछ कि जी आप लोग अपने मीडिया के थ्रू, और मैंने ये बारहा ये कहा है कि जी 2 से ढाई महीने ये बहुत ख़तरनाक होगा, जो बहुत सारे और इस टाइम पे कोल्ड वायरसेस निकलेंगे और इन्फ्लुएंजा ख़ास तौर पे अभी आ गया है, तो जब ये कम्बिनेशन बनेगी तो ये और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। और ज़ाहिर बात है अगर आप ओपन में हैं, क्राउड में हैं, तो और ज़्यादा आप वल्नरेबल हैं कि आपको ये लगे या तो लोगों से लेंगे या वैसे आप बीमार हो जाएंगे और फिर ये वायरस, क्योंकि ये जो जलसे हुए हैं पीडीएम के, खतरनाक सिचुएशन में तब्दील हो जाए। आपको लगा कि इससे इन जलसों से जो हुए हैं मुख्तलिफ शहरों में पीडीएम के, या इसके अलावा हुकूमती भी या रिलीजियस भी या जो भी इस वक्त हुए हैं इन गैदरिंग्स के, क्योंकि आपके पास मरीज आते हैं तो आईसीयू में और जिस लेवल पे आप डील करते हैं मरीजों को, तो आपको शादी ब्याह, सियासी गैदरिंग्स, इन तकरीबात के मरीज मिल रहे हैं इस वक्त कि हाँ जी हम इस जगह गए थे, हम शादी में गए थे, हम यहाँ से आए थे, क्या इफेक्टिव आते हैं वहाँ से? जी कुछ सियासतदान भी जी मेरे पास आए थे जब ये इलेक्शंस वगैरह थे, उनके तो वो आए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो क्राउड मैंने देखा है वो 2 जगहों से ज़्यादा देखा है। शादी ब्याह की तकरीबात और जो लोग जब जो है इंतकाल कर जाते हैं, उनको दफनाने जाते हैं जनाजे पे, उन लोगों की तादाद मैंने ज़्यादा देखी है। और शादी ब्याह की तकरीबात भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना अब उसकी भी तकरीबात मंगनी से ले कर निकाह से लेके शादी और फिर वलीमे तक हैं। तो ऐसे लोग भी हमारे पास हैं जो मंगनी में ही बहुत ज़्यादा बीमार है, उनकी तादाद ही इतनी ज़्यादा थी कि उन्हें सबको इन्फेक्ट कर दिया। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हो रही है, मेरे ख्याल से ये टाइम है कि हमें हर चीज़ सादगी से सोच समझ के करनी चाहिए। अब हमारे यहाँ बिस्तरे भर गए हैं, हमें रोज़ाना बहुत सारे लोग आते हैं, मिन्नतें करते हैं, रास्तों से उन्हें वापस किया जाता है, एम्बुलेंसों में देखा जाता है। और बारहा ये टीवी पे मैं कह चुका हूँ कि उस लहर से ये बहुत शदीद है, ये म्यूटेट कर रहा है, ये शिद्दत के साथ आ रहा है, लोग ठीक नहीं हो रहे। और हर तबके को, हर मतलब डेमोग्राफ्स इसमें अगर आप देखें तो बूढ़े तो अब नहीं है, अब नौजवान, बच्चे, औरतें, ये सब इसमें शामिल हो गए। तो इंतहाई ख़तरनाक किस्म की सिचुएशन हो रही है, लोग इसमें संजीदगी नहीं दिखा रहे। और सियासी क़यादत डॉक्टर अतौर रहमान साहब, आप क्या कहेंगे इस बयान में मरीम नवाज साहिबा के? वो कहती है कि कोरोना आता है, पहले पूछता है जलसा गाह में कि हुकूमती जलसा है या अपोजिशन का जलसा है, फिर वो पूछता है मैं अंदर आऊँ या नहीं आऊँ। तो आपको लगता है जब सियासी क़यादत इस तरह के बयान देगी डॉक्टर अतौर रहमान साहब, तो एक आम आदमी पर इसका क्या मैसेज, क्या इम्पैक्ट होगा डॉक्टर अतौर रहमान साहब? ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है इस वक्त, क्योंकि जैसे डॉक्टर शाज़ली ने भी कहा, ये वायरस जो है बहुत ख़तरनाक सूरत हाल इसकी बन गई है, ये म्यूटेट कर रहा है। और हमारी जो लेबॉरेटरी है कराची यूनिवर्सिटी में, जमील रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च, वहाँ हमने जेनेटिक एनालिसिस की है इस वायरस की, तो 109 यूनिक म्यूटेशन हमें मिली हैं। और ये जो है ख़ास तौर पे इसमें आपने देखा होगा वायरस के अंदर ये एक गोला सा मॉलिक्यूलर बॉल की तरह होता है, उसमें बहुत सारी नुक्ते लगे हुए होते हैं, नोकें लगी होती हैं, तो वहाँ पे उसके ज़रिए ये दाखिल होता है खलियों के अंदर। तो वहाँ भी उन जीन में भी म्यूटेशन आ गई है, तो इसने बड़ी ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर ली है। और हमें चाहिए कि बहुत एहतियात करें, और इस तरह के बयानात जो हैं अगर सियासतदान देंगे तो आम लोग जो हैं फिर वो नज़रअंदाज करेंगे, वो कहेंगे, पहले ही बहुत सारे लोगों में इसके बारे में सवाल है कि है भी कोई चीज़ या नहीं, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जब हमारे सीनियर जो सियासतदान हैं वो इस तरह के बयान देते हैं। डॉक्टर साहब, आपने जो भी अपनी लैब का हवाला भी दिया और आप बता रहे हैं कि किस तरह से म्यूटेट कर रहा है वायरस, तो फिर ये वैक्सीनेशन ट्रायल्स जो इस पर चल रहे हैं, तो वो जिस वायरस जो कि अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है, तो ये वैक्सीनेशन कितनी मौसर होगी उसको रोकने में, जो अभी ट्रायल्स हो रहे हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान में? जी आमतौर पे जो वैक्सीन होती हैं वो खासी ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं, लेकिन ये सवाल आपका बिल्कुल जायज़ है। अगर इसमें ऐसी म्यूटेशन आ जाती हैं, ये डिपेंड करता है, वैक्सीन अलग अलग किस्म की डेवलप हो रही हैं, कुछ उसके जो सरफेस प्रोटीन्स हैं उसकी बुनियाद पे हो रही हैं, कुछ वायरसेस को कमज़ोर करके उसके बुनियाद पे हो रही हैं। इस तरह मुख्तलिफ तरीके से ये मैसेंजर RNA वायरस है, अलग अलग तरीके से वैक्सीन डेवलप हो रही है। तो ये यकीनन एक ख़तरा ज़रूर है कि कुछ वैक्सीन फेल होंगी, कुछ कामयाब होंगी। इस वक्त 150 कंपनियाँ वैक्सीन बना रही हैं, जिसमें से 12 कंपनियाँ जो है उनकी वैक्सीन फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स में है और फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल मुकम्मल हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि वायरस म्यूटेट हो रहा है, अब ये वायरस वो सिर्फ शक्ल नहीं है जो चाइना में वुहान में जो वायरस पाया गया था उस शक्ल में, अब उसमें कई जगहों पे तब्दीलियां आ चुकी हैं। सवाल यही है कि कुछ सिग्निफिकेंट म्यूटेशन होती हैं, कुछ इनसिग्निफिकेंट होती हैं।
तो कुछ जगहों पे वेरी सिग्निफिकेंट म्यूटेशन मिल रही है, जिसकी वजह से अमवात जल्दी वाक़ हो रही है और एग्रेसिवनेस भी इसकी बढ़ गई है। और बिहेवियर भी, जैसे डॉक्टर शाज़ली ने भी अभी फरमाया कि इसका बिहेवियर भी मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है। पहले जो शुरू में जो पहली वेव के अंदर वायरस था, तो इसमें बहुत ज्यादा तो मैं इससे पहले कि अली मोइन साहब से पूछूं वैक्सीनेशन जो हो रही है इस पर, क्योंकि आपने कहा 12 हैं थर्ड फेज में, लेकिन मैं डॉक्टर शाज़ली मसूद साहब, क्योंकि वैसे एक डॉक्टर, मुझे बताएंगे कि अब जो जलसे हो रहे हैं, अपोजिशन कर रही है और गैदरिंग्स भी हो रही हैं, शादी की तकारीब पे कुछ पाबंदियां आयद हुई हैं, लेकिन क्या इसका हल ये है या फिर ये मुकम्मल लॉकडाउन अब हो जाना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए हुकूमत को मजीद? देखें, इस टाइम तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो इंसान की लाइफ है, इंसान की जो है वो उसको बचाने का वो करना चाहिए हमें। और हम इसी तरह बचा सकते हैं कि हम दूसरे लोगों को इसको लगने से बचाएं, अपने आप को भी प्रोटेक्ट करें, और जो लोग हमारे इर्द गिर्द हैं उनको भी हम बचाएं, जो कि नहीं हो रहा। और हम ये देख रहे हैं कि आप यकीन करेंगे, लोग कहते हैं जी आप जाते हैं इंटरव्यू में और खौफ फैला देते हैं। अब खौफ फैलाने की ज़रूरत कैसे ना करें, जो हम अपने इर्द लोगों को देख रहे हैं, उनके हालात देख रहे हैं, और जो बेचारे मुसीबत में, कर्ब में हैं, उनका क्या हम करें? मतलब अमवात हो रही हैं। अब कल एक खातून मेरे पास आई, मैंने उन्हें, वो बेचारी कोविड में थी, ऑक्सीजन लगा हुआ, तो मैंने उन्हें कहा जी आपका क्या हाल है, कैसी तबीयत है? तो उन्होंने कहा जी मेरा हाल आप क्या पूछते हैं, मेरे तो हस्बैंड कल फौत हो गए कोविड से, उनकी तो मैयत को भी मैं नहीं देख सकता, आप मुझसे क्यों हाल ये पूछते हैं? मतलब इस तरह के बहुत सारी मिसालें। ये नहीं है कि एक बहुत इस तरह की कोई ऐसा वो हो रहा है, लेकिन ये फिर इस तरह की सिचुएशन शुरू हो जाएगी और फिर हम इससे कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। जाहिर बात है हॉस्पिटल्स पे प्रेशर हो जाएगा, डॉक्टर्स हैं हमारे बीमार हो रहे हैं, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ बीमार हो रहा है, दवाइयाँ हमारी ख़त्म होने लग जाएंगी, शॉर्ट हो जाएंगी, इलाज जो है मैसर नहीं आएगा लोगों को, तो ये ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर जाएगा। तो हमें अभी भी एज ए नेशन, एज ए सिटीज़न, एज ए सिविलाइज्ड लोग, हमें ये सोचना चाहिए कि हमने अपनी कौम का, अपने लोगों का ख्याल रखना है। हमने अपने लिए नहीं करना, हमने दूसरों के लिए करना है। तो इसमें जो है हमें हर तरफ से मैसेज जाना चाहिए, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी आपका हो, मतलब जिस तरह जो ये आप लोग हैं, मीडिया है, प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक है, कराम हो, मजहबी हो, जो भी मामला हो। इस तरह ब्रेक की तरफ बढ़ना है हमें। अली मोइन साहब से भी हम एक ब्रेक के बाद आते हैं। शाज़ली मसूद साहब साथ हैं और अली मोइन से भी पूछेंगे ब्रेक के बाद कि जो स्टैटिस्टिक्स हैं ग्लोबली क्या ट्रेंड्स दिखा रही हैं, लोकली वैक्सीनेशन का असर कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सारे सवाल हमारे साथ रहेंगे। आपने सुना शेख रशीद साहब ने बताया कि किस तरह से इस वायरस ने उनको मुतासिर किया है और कितना खतरनाक ये वायरस है। अली मोइन साहब ये बताइए कि जो जितने मुमालिक हैं उनमें सेकेंड वेव के स्टैटिस्टिक्स क्या हैं, कितना ज्यादा, यानी पीक जो पिछले हमने फर्स्ट वेव में देखी थी उस पीक को क्रॉस कर चुके हैं कितने मुमालिक और कितने उससे पीछे हैं? एग्जैक्टली ग्लोबल ट्रेंड क्या है इस वक्त अली मोइन साहब? देखिए, ग्लोबल ट्रेंड इस वक्त तो बिल्कुल भी इनकरेजिंग नहीं है। दुनिया में 195 ममालिक हैं, जिसमें से सिर्फ 30 ऐसे हैं जिनका आप कह सकते हैं कि कोरोना पे थोड़ा बहुत काबू है, और वो भी शायद इसलिए क्योंकि वो जजीरे हैं, उन्होंने बड़े स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर लिए शुरू में, या कुछ ऐसे एका दुका ममालिक हैं जहाँ पर टेस्टिंग नॉन एग्जिस्टेंट है, तो इसलिए उनका स्टेटिस्टिक कम आता है। 11 ऐसे हैं जो शायद थोड़ी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी 154 ममालिक जो हैं पूरी दुनिया के, वहाँ ट्रेंड बुरा है, वहां कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। और इन 154 में से 71 कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी या तो फर्स्ट वेव अभी तक खत्म नहीं हुई, या उनकी सेकंड वेव जो है उसमें केसेस फर्स्ट वेव से ज्यादा हैं। तो ये अगर आप पिक्चर अपने सामने रखें तो ये बात ऑब्वियस हो रही है और वाजिया हो रही है कि सिचुएशन बड़ी डायर है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान में भी इसी तरह डायर है। बस यहाँ पर मसला ये है कि लोग सीरियसली नहीं ले रहे। लेकिन जब आप इन ट्रेंड्स को देखें तो एक बात इसमें क्लियर होती है कि जिन मुल्कों के अंदर यूनिटी है, पोलराइजेशन नहीं है, लीडरशिप ने पहले दिन से सही इकदाम उठाए और उन्होंने एडवोकेट किया कि भाई हमें ये कंट्रोल करना है, तो वहां पर अब रिस्ट्रिक्शंस भी उठ गई हैं। एडमिनिस्ट्रेटिवली सही इकदाम हैं क्या, नॉट मेडिकली, मतलब क्या हुकूमत करे, वो क्या प्रूवन इस पर रिसर्च ये इकदाम दुरुस्त साबित हुआ है कोरोना वायरस को कर्टेल करने? देखिए,
देखिए, सबसे पहले तो ये था कि आपको SOPs के ऊपर बड़ी स्ट्रिक्ट कंप्लायंस चाहिए। ये तो फर्ज है, इस पे ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग, ये तो सब बड़ा क्लियर है कि ये आपको हर लिहाज से चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि आप हाई रिस्क एक्टिविटीज़ अलाउ ना करें, जिस तरह शादियों की बड़ी तकरीबात, ये जो इवेंट्स होते हैं ना, इस तरह जलसा हो गया, शादियाँ हो गई, इनको सुपर स्प्रेडर इवेंट्स कहते हैं कि जब ये एक ऐसा इवेंट होता है तो ये स्पीड से वायरस को स्प्रेड करता है जो आम तौर पे जिस स्पीड से वो स्प्रेड ना हो। तो ये सुपर स्प्रेडर इवेंट्स को रोकना है, इस तरह के हाई रिस्क इवेंट्स को रोकना है। फिर अगर केसेस तब भी कंट्रोल में नहीं आ रहे तो यूके वालों ने जिस तरह किया, उन्होंने वो कहते हैं इसको सर्किट ब्रेकर, कि जब केसेस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हों तो आप 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगाएं जिसके अंदर केसेस की तादाद कम हो। अब आज डेटा है कि उनका जो ये भी सर्किट ब्रेकर चला है उससे केसेस 30% कम हो गए हैं। उनकी जो सेकंड वेव का ट्रेंड है वो अब नीचे आना शुरू हो गया, पीक फ्लैटन हो रही है। तो हमें इस तरह के स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि हम जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि लोग कहते हैं हम आवाम को डरा रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि हम तो इतना नहीं डरा रहे जितना हमें डराना चाहिए। वजीर आजम साहब जब कहते हैं कि लॉकडाउन किसी सूरत में नहीं लगेगा तो लोग कहते हैं बस ठीक है, हमें क्या जरूरत है SOPs फॉलो करने की। तो हमें लोगों को ये एहसास दिलाना है कि भाई अगर आप SOPs फॉलो करेंगे तो ठीक है, हम इसको कंट्रोल में रखेंगे, लेकिन अगर आप ये फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हमें लॉकडाउन भी लगाना पड़ेगा, हमें स्ट्रिक्ट मेजर्स भी लेने पड़ेंगे। जो नजर भी आ रहा है वाज़ेह। डॉक्टर अताउर रहमान साहब, आपके नजदीक हमें वैक्सीनेशन मुयस्सर कब तक होगी, यानी 2021 के किस महीने में या उसके बाद एग्जैक्टली कब एक आम आदमी तक एक्सेस होगी वैक्सीन की? डॉक्टर अताउर रहमान साहब, दरअसल जो डिपेंड करता है कौन सी वैक्सीन हैं। आप यूरोप में और अमेरिका में तो कुछ वैक्सीन, जैसे अमेरिका में गालिबन अगले महीने तक अगर उन्होंने अप्लाई कर रखा है इमरजेंसी के तौर पे इजाज़त का, फाइजर की वैक्सीन के लिए हो सकता है अगले महीने अवेलेबल हो जाए अमेरिका में, लेकिन वो हमारे लिए बेकार है क्योंकि उसमें -80 डिग्रीज या -70 डिग्रीज की कोल्ड चेन चाहिए होती है। दूसरी मॉडर्ना की वैक्सीन है जो अमेरिकन है, इसके अलावा एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड के साथ वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं, वो हैं। ये वैक्सीन जो है अगले 2 से 4 महीने में इनके अप्रूवल्स हो जाएंगे और मगरिब में ये इनमें से कुछ वैक्सीन अवेलेबल हो जाएंगी। चाइना में ऑलरेडी आप देखते हैं कि बड़े पैमाने पर वैक्सीन उन्होंने खोल दी है अपने पॉपुलेशन के लिए और लाखों लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं आज भी। हालांकि उनके अभी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ने ओपनली बैनुल-अक़वामी तौर पे इजाज़त नहीं दी, लेकिन लाखों वैक्सीन आज भी चाइना में अवेलेबल हैं। पाकिस्तान में जो आपका सवाल है कि कब तक वैक्सीन अवेलेबल होंगी, मेरा अंदाज़ा है कि अभी बड़े पैमाने पे मैन्युफैक्चर और अवेलेबिलिटी में 4 से 6 महीने कम अज़ कम बाकी हैं इससे पहले कि यहाँ पे वैक्सीन अवेलेबल हो। और ये भी बड़ा सवालिया निशान रहेगा कि कौन सी वैक्सीन कामयाब होती हैं और कितना उनका असर लास्ट करता है। आपको वैक्सीन 4 महीने प्रोटेक्ट करती है या साल भर प्रोटेक्ट करती है या 2 साल प्रोटेक्ट करती है, कब आप दोबारा सेकंड डोज की कब जरूरत रहती है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसके बारे में कोई डेटा अभी तक नहीं है क्योंकि ये नई वैक्सीन डेवलप हो रही है। लॉन्ग टर्म एफिकेसी जो है, कितने दिन तक ये लास्ट करती है, वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि 2 कंपनियां जो चाइनीज कंपनीज हैं, एक एनसिनो बायो है जिसका ट्रायल हो रहा है NIH के जरिए हो रहा है पाकिस्तान में, और दूसरा जो है वो सिनोफार्म है जो कराची यूनिवर्सिटी में हमारा ही इदारा है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज और इंडस हॉस्पिटल, उनके साथ हो रहा है। तो ये 2 वैक्सीन जो हैं ये अभी तक जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बहुत मस्बत हैं और मुझे उम्मीद है कि ये मुनासिब दामों में आपको अप्रैल और जून के दरमियान पाकिस्तान में अवेलेबल हो जाएंगे। मतलब अप्रैल और जून तक। तो फिर डॉक्टर शाजी मजूद साहब, हमें अप्रैल और जून तक तो मिनिमम हमें SOP का ख्याल रखना ही है, इसका मतलब हर हाल में, और वैक्सीन आने के बाद भी रखना है या वैक्सीन आने के बाद ये पेंडेमिक एंड हो जाएगा? डॉक्टर शाजी मजूद साहब जी, डॉक्टर अताउर रहमान ने जो बात की ना वो बड़ी मतलब गौर तलब बात है। देखिए, वैक्सीन की अवेलेबिलिटी और लगाना नहीं है, इसका रिस्पांस देखना है और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा शायद ये वायरस अपने आप को और चेंज करता जाए। तो हो सकता है कि उसकी जो एफिकेसी है या जो उसका इफेक्टिवनेस है वो उतना ना हो जो हम आज देख रहे हैं। मतलब ये वैक्सीन जितनी भी हैं जो ऑक्सफोर्ड ने बनाई है वो 70-75% है, बाकी 90-95% है। और डॉक्टर अताउर रहमान ने कहा है कि हमारे लिए वो फीजेबल है, वो भी ठीक है। लेकिन देखें, ये जब वक्त गुजरेगा तो इसमें ये चेंजेस आएंगी और बाय द टाइम। और दूसरी जो मुझे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं इसमें बताता चलूँ आपको कि मैं
हैं इसमें, चूंकि हम डेली देख रहे होते हैं मरीज जो जिस तरह डॉक्टर अतार रहमान ने कहा कि इन्होंने खुद म्यूटेशन देख ली, मैंने क्लिनिकली लोगों में ये देख लिया था, मेरे पास तो कोई लेबॉर्ट्री नहीं थी, तो उन्होंने इस पे बिल्कुल सही बजा फरमाया कि म्यूटेट कर रहा है। और अली जिस तरह बता रहे थे कि यूरोप में उधर ये पता चल रही जो वेव है, तो ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा, अच्छा उसमें ये है कि री इन्फेक्शन रेट अब बढ़ रहा है, तो री इन्फेक्शन से यही बात पता चलती है कि अगर हम वैक्सीन लगाएंगे ये वेव्स चेंज होती रहेंगी, हर दफ़ा एक नई वेव आएगी, तो आप इसको ये ना समझें कि ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी और फिर जो है हम अप्रैल में जी वैक्सीन लगी, जून में तो ठीक हो जाएंगे और फिर कुछ नहीं होगा। तो ये भी हो सकता है कि एक साल बाद इसकी वो एफिकेसी या इफेक्टिवनेस ना रहे जो आज है, तो ये म्यूटेट भी कर रहा है और इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो ख़राब हो रही है, वो ज़्यादा शिद्दत से आ रही है, तो इसमें अब इलाज भी कोई नहीं है। तो ये बहुत सारी अहम चीज़ें, और फिर ये है कि ये जो हर दफ़ा अपने जो वेव आती है अपनी चेंजेस लाती है, तो हो सकता है उस टाइम तक तीसरी चौथी वेव आ जाए, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। री इन्फेक्शन रेट अब मैं बहुत देख रहा हूँ, मतलब मेरे पास वो लोग आ रहे हैं जिनको पहले हुआ था, जी हमें जून में हुआ था, अब हमें क्यों हो गया है, तो हम बातें करते हैं एंटीबॉडीज़ की, हम बातें वैक्सीनेशन की, तो ये बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है इस पेंडेमिक में, अभी तक हमारी इससे जान नहीं छूट रही। अगला साल कैसा होता है वी डोंट नो, लेकिन हमें सही जो बात इसमें करने वाली है वो आवाम तक यही मैसेज पहुंचाना है कि खुदारा आप अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, और अभी जो वैक्सीन है वो तो हमारी ये कि प्रोटेक्शन है, जैसे अली कह रहे हैं कि जी आप मास्क पहन लें, सैनिटाइजर यूज कर लें, हाथ धो लें, ये चीजें जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग कर लें। सही, तो ये बड़ा अहम बात आपने बताई है कि जो री इन्फेक्शन रेट है वो देखने में आ रहा है मरीजों में, जिनको पहले जून में हुआ है उनको भी दोबारा हो रहा है, तो ये भी इंतहाई अलार्मिंग बात। के बाद वैक्सीन के हवाले से कुछ और अहम सवालात उठाएंगे, क्योंकि ये एक सवाल उठाया जाता है कि अभी तक हेपेटाइटिस की वैक्सीन नहीं आई, अभी तक फ्लू की कोई प्रॉपर वैक्सीन नहीं आई, तो ये कोरोना की वैक्सीन कैसे आ जाएगी, लोग इस पर भी सवाल उठाते हैं, फिर उसकी नेगेटिव इंप्लीकेशंस होंगी, ये भी एक मिथ है या कॉन्स्पिरेसी है या फैक्ट है, कि जानेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में हम मेडिकली भी और साइंटिफिकली जो भी रिसर्च हो रही है कोविड पे, उस पर बात भी कर रहे हैं, और कितना खतरनाक ये इस वक्त मर्ज है। एसओपीज की खुला खिलाफ वर्जी न सिर्फ सियासी जलसों में, मार्केट्स में अभी भी हमें देखते हैं कि इस वक्त खुलेआम आती है। लोग शायद अभी भी इसको सीरियस लेने से, इस वक्त संजीदा लेने से इस वक्त क्यों नहीं लेते, ये समझ में नहीं आता। और फिर माशाअल्लाह से हमारे सियासी कायदीन जो कि मजाक बना रहे हैं, इसके बयानात दे रहे हैं, सियासी बयानबाजी इस मामले पर चल रही है, जिससे ये मसला और गंभीर हो गया है। जब इतने अमवात हो रही हैं उसके बावजूद इसको सियासत में इस्तेमाल करना, ये भी इंतहाई अनफॉर्चुनेट है। इस मुल्क की सियासी क़यादत पे बड़ा सवाल है, अपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो। अली मोइन साहब मुझे बताइएगा, क्योंकि जो वैक्सीनेशन है, ये सवाल उठता है कि अभी तक तो हेपेटाइटिस की सही वैक्सीन नहीं आई, तो अभी तो फ्लू की वैक्सीन नहीं आई, इन्फ्लुएंजा की, तो कोरोना की वैक्सीन कैसे आ जाएगी, और उसको लगा भी लेंगे तो उसकी इंप्लीकेशंस नेगेटिव होंगी। तो इस दफा कुछ मुख्तलिफ है या क्या होगा? नहीं, देखिए, एक तो बात ये समझने की कि हर डिजीज़ जो है वो डिफरेंट होता है, हर वायरस मुख्तलिफ होता है, तो वो किसकी वैक्सीन बन रही है नहीं बन रही, एक तो वो इम्पॉर्टेंट बात है। सो आप एक ब्रैकेट में नहीं डाल सकते कि बहुत सारे वायरसेस की वैक्सीन बनी हैं, बड़े सक्सेसफुली बनी हैं, हम बहुत अरसे से लगा रहे हैं, वो बहुत लोगों को प्रोटेक्शन दे रही हैं, कोई उनके ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो वो चीज़ भी सामने रखनी है। जिन वायरसेस की नहीं बनती उनके पीछे मुख्तलिफ रीजन होती हैं। अब जिस तरह हेपेटाइटिस सी की जिस तरह बात कर रहे हैं, अब हमारे पास हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, हमारे पास हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है। सी का प्रॉब्लम ये होता है कि लैब के अंदर वो सेल्स को ग्रो करना बड़ा मुश्किल होता है आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी। इवन एनिमल्स के अंदर वो सेल्स आप वायरस को ग्रो नहीं कर सकते, जिसकी वजह से अगर आपने वो लाइव एटेन्यूएटेड वायरस की वैक्सीन बनानी होती है तो इट्स नॉट ईजी। तो हर डिजीज का, हर वायरस का पर्टिकुलर इश्यूज होते हैं। कोविड की वैक्सीन के बारे में एक तो ये कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हम सक्सेसफुल वैक्सीन के करीब जा रहे हैं। अगर खुदा ना
खास्ता इसकी वैक्सीन ना बन पाती, ना बन सकती, तो ये क्राइसिस आप सोचें कब तक चलता। जब तक हमारा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर जाता, जब तक हॉस्पिटल बेड्स फुल ना हो जाते, पूरी दुनिया में हर एक बंदे को ये इन्फेक्ट ना कर चुका होता। तो पहली बात तो इसको हम कंस्पिरेसी में ढालने की बजाय हमें अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि इसकी एक नहीं बल्कि मल्टीपल कैंडिडेट्स वैक्सीन हमारे सामने आ रही हैं जिनकी एफिकेसी अच्छी नज़र आ रही है। और इसका फ़ायदा ये है कि जितनी ज़्यादा वैक्सीन होंगी, उतनी ज़्यादा डोजेजेस अवेलेबल होंगी, उतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी, उतने ज़्यादा लोगों को लगेगी, उतना जल्दी उम्मीद है कि हम नॉर्मेलिटी की तरफ वापस जा सकेंगे। अब ये बात ज़रूर है कि हमें नहीं पता कि हमेशा जब वायरस कितना म्यूटेट करेगा, जिस तरह फ्लू वैक्सीन हम हर साल लगवाते हैं, हमें हर साल लगवानी पड़ेंगी हमें, और बहुत सारे अननोन्स है क्योंकि ये एक नया वायरस है, एक नॉवल वायरस है। लेकिन इस वक्त हमें पहली बात तो वैक्सीन्स को बिल्कुल कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। दूसरी जो शायद अच्छी बात हुई है इस कोविड की हज़ारों बुरी चीज़ों में, वो ये है कि RNA वैक्सीन्स जो एक नई टेक्नोलॉजी है उसके अंदर ब्रेक थ्रूज हुई हैं। जो मॉडर्ना और फाइजर दोनों की वैक्सीन्स है, mRNA वैक्सीन्स, और ये इनके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, जिसके अंदर एक ये है कि अगर वायरस म्यूटेट भी करता है तो उसको बहुत जल्दी ट्वीक करके उस म्यूटेशन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम राइट ट्रैक पे हैं, लेकिन ये जो कुछ अरसा बीच में रह गया है, अभी देखिए हमें लाइट नजर आ रही है एट द एंड ऑफ द टनल, लेकिन ये जो कुछ अरसा बीच में रह गया, अगर इसमें हमने एहतियात ना की और हमने SOP फॉलो ना की और हमने इसको सीरियसली ना लिया, क्योंकि अभी जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि अप्रैल टू जून बताया तो रहमान साहब ने, आपके नजदीक कितना अरसा रह गया है इस पर, जो आप ये कह रहे हैं विंडो है, कितने अरसे की? देखिए, मैं तो समझता हूं कि जितना मैंने रिसर्च देखी है और मैंने एक्सपर्ट से बात की है कि आप एक्सपेक्ट ना करें कि सितंबर अक्टूबर 2021 से पहले नॉर्मेलिटी की तरफ हम वापस जाएं। ये लॉन्ग हॉल है, ये इतना जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला, और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम ये जो टाइम रहता है इसको किस तरह गुजारते हैं। क्या हम एहतियात करके एक दूसरे को बचा के ये वक्त गुजारते हैं, या क्या हम SOPs वायलेट करते रहेंगे, हमारे हॉस्पिटल बेड्स में फुल होते रहेंगे, जगह नहीं होगी, अमवात होती रहेगी। एक छोटी सी बात ये करूंगा, देखिए पाकिस्तान में हमारे जो माशरे में क्राइसिस आते हैं ना, वो बड़े इनविजिबल से होते हैं। दहशतगर्दी जब थी तो जिस बेचारे का दहशतगर्दी से इफेक्ट होता था उसकी दुनिया तबाह हो जाती थी, लेकिन बाकी सब हम अपनी जिंदगी में मगन रहते थे। तो ये भी आप उन लोगों से पूछें जिनके प्यारे गए हैं इस वायरस से, आप उन लोगों से पूछें जिनको हॉस्पिटल बेड्स नहीं मिल रहे, उनके अम्मी अब्बू घर वाले बीमार हैं, तो अल्लाह ना करे आप उस जगह हों और ये खुद गर्जी हमें छोड़नी पड़ेगी कि हम अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए इस वायरस के स्प्रेडर भी बने, SOPs भी फॉलो ना करें और हेल्थ सिस्टम को कोलैप्स की तरफ ना लेके जाएं। तो ये जो कोलैप्स आपने कहा हेल्थ सिस्टम, डॉक्टर शाजी साहब, क्योंकि आप हैं हॉस्पिटल में, आप ICU में डील कर रहे हैं, आप इलाज कर रहे हैं, कितना इस वक्त फुकदान होता जा रहा है हमारा हेल्थ के सिस्टम, किस लेवल पे, या जून के मुकाबले में कहां तक पहुंच चुका है? कैन वी अफोर्ड दिस, इससे ज्यादा, या आपको लगता है कि हम उस लेवल पे दोबारा आ गए हैं जो पीक था जून में? मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जो मैं देख रहा हूँ क्राइसिस, वो जून से तो हम काफ़ी आगे निकल गए हैं। अच्छा। मरीज़ जो थे वो पहले कुछ दिनों में ठीक हो जाते थे, हमें वो डर ज़्यादा था, फिर लॉकडाउन रहा, उससे स्प्रेड जो है वो कम हो गया, कम तादाद में लोग आने लग गए, ऐसे वो ठीक होने लग गए। एक ख़ास तबके को, एक ख़ास जो है लोगों को अफेक्ट किया उसने, जिसमें बीमार लोग थे, बूढ़े लोग थे, एक एज के थे। लेकिन अब देखें तो हमारे पास पूरा ख़ानदान आता है और उनमें से एक बहुत शदीद होता है। तो हेल्थ केयर पे बर्डन आप देखें, उन लोगों पे बर्डन देखें, उनके पैसों का, भागने दौड़ने का, डॉक्टरों के पास जाना है, कोई इस टाइम पे जो फ़ोन आ रहा है, जी हम कश्मीर से चल पड़े, कोई अब्टाबाद से आ रहा है, कोई मनसेरा से आ रहा है, कोई यहाँ लोकली आ रहा है, हमें बेड नहीं मिल रहा, प्लीज़ हमें बेड दे दें। और जो बेड आके हमारे पास मरीज़ आ जाते हैं उनको हम रखना पड़ता है, रिटेन करना पड़ता है। जब हम उन्हें बेड का कहते हैं तो कहते हैं हम किधर जाएँ। मतलब एक क्राइसिस है, और मैं समझता हूँ कि जून से ज़्यादा जो है ये इस टाइम पर बहुत तेज़ी से ये फैला है और बहुत तादाद में ज़्यादा हो गया हुआ है। अब उसमें एक और चीज़ मैं बताता चलूँ आपके प्रोग्राम से कि हम लोग एक चीज़ को करते हैं, ये पॉजिटिव टेस्ट है। हम लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव टेस्ट में जो लोग बीमार होकर आ रहे हैं और शदीद बीमार है, मतलब वो हैं वो कोरोना के ही, उनको नमोनिया ही कोरोना का या उनकी पेचीदगियाँ कोरोना से हुई है, लेकिन अब वो टेस्टों में नहीं डिटेक्ट होता, वो शिद्दत से आता है, उनको बहुत ज़्यादा बीमार कर लेता है और वो एक अलहदा क्राइसिस चल रहा होता है। मतलब अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक तरफ मेरा कोविड यूनिट आइसोलेशन
है और दूसरी तरफ जो है वो जो कोरोना नेगेटिव पेशेंट है वो अलहदा पड़े हुए हैं और वो भी उतनी शदीद बीमार हैं जितने वो हैं। तो ये एक अजीब व गरीब सी सिचुएशन अब अजीब व गरीब सिचुएशन है और अलार्मिंग है कि आप कह रहे हैं टेस्टों के बगैर भी वो जी, आप जिस तरह कह रहे हैं कि री इन्फेक्शन भी आ रहे हैं, फिर जून से हम क्रॉस भी हैं, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं इसी नोट पे शुक्रिया अदा करूंगा आपका अली मोइन नवाज़ी साहब, डॉक्टर अताउर रहमान साहब, डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया है। कोरोना वायरस की सेकेंड लेयर क्या इम्पैक्ट है इसका, कितनी ज्यादा खतरनाक है, हमारी सियासी क़यादत को सोचना चाहिए। जलसे जुलूस चाहे वो हुकूमती हो या अपोजिशन के हो, उन सबको सोचना चाहिए। इसके अलावा जो जो इस वक्त अपना किरदार अदा कर सकता है, किसी किस्म की गैदरिंग्स भी हो, किसी किस्म की भी मार्केट्स हो, इन SOPs को हमें हर हाल में फॉलो करना है। खुदगर्जी, जिस तरह अली मोइन ने कहा, खुदगर्जी नहीं चलेगी। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखें।